Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 27th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अभी प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए गाइस, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, देन फिर पेपर 2 की न्यूज को कवर करेंगे, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। तो जैसा सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जहां पर पेपर 1, 2, 3, 4 हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वादी रम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक जगह का नाम है जो कि जॉर्डन के साउथ रीजन पर हम लोग को देखने को मिलती है। जॉर्डन एक कंट्री है मिडिल ईस्ट की। यहां पर आप देखो जॉर्डन की कंट्री, इसके बगल में इजराइल हम लोग को देखने को मिल रही है, यहां पर इजिप्ट है, ऊपर सीरिया है, यहां पर डेड सी हम लोग को देखने को मिल रही है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डेड सी कहां पर लोकेटेड है, तो ये इसकी लोकेशन है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। इसके अलावा ये देखो नीचे रेड सी की लोकेशन, आप देखो क्वेश्चन आ जाता है रेड सी कौन सी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ऐसे ही क्वेश्चन मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड आता है, यहां पर मेडिटेरेनियन सी की लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ लोकेशन की जानकारी भी आपको होना जरूरी है। तो जॉर्डन के नीचे वाला एरिया, अगर आप सदर्न रीजन देखोगे जॉर्डन का, तो यहां पर आपको वाडी रम दिखाई देगा जो कि अरेबियन डेजर्ट के अंदर है, और इसको चंद्रमा की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, द वैली ऑफ मून के नाम से ये जानी जाती है, वादी रम। और जॉर्डन के सदर्न रीजन में है ये, और ये लोकेशन काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पर काफी सारी मूवीज की शूटिंग भी होती है, जैसे कि मार्शियन नाम की मूवी है, उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। और ये अभी टॉपिक जो ये लोकेशन जो है वो न्यूज में थी, तो इसलिए ये लोकेशन के बारे में एक जनरल जानकारी आपको होना जरूरी है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। कटकरी जनजाति की बात हो रही है, क्वेश्चन अगर आए कटकरी ट्राइब जो है वो कहां पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ एरियाज में ये पाई जाती हैं। स्पेसिफिकली एरियाज वगैरह के नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज नहीं पूछी जाती। जनरली स्टेट्स के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी स्टेट में ये जाति पाई जाती है। याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। अगर आप महाराष्ट्र पीएससी या गुजरात पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टेट्स वगैरह यानी कि इनकी लोकल लोकेशन भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कटकरी ट्राइबल ग्रुप महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ एरियाज में पाए जाते हैं, यानी कि देखने को मिलता है हम लोगों को। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन ग्रुप को क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 के तहत जो है वो क्लासिफाई किया गया था, यानी कि इन ग्रुप को क्रिमिनल ट्राइब्स जो है वो कहा जाता था। राइट, और मतलब ऑर्डर्स दिए गए थे कि ये जो ट्राइबल ग्रुप्स है जहां पर भी मिले उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए और उनको बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के समय पे देखने को मिली थी। इसके अलावा इनका नाम कटकरी इसलिए पड़ा क्योंकि फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहते थे। फॉरेस्ट के अंदर जो कत्थे का जो पेड़ होता है, कत्था आपने देखा होगा पान में जो कत्था लगाया जाता है, तो कत्थे का जो पेड़ होता है, तो उस पेड़ के को ये बेचते थे, यानी कि उस पेड़ की जो लकड़ियां वगैरह है, बार्क्स वगैरह, उसको ये बेचते थे या बार्टर करते थे, उसको देकर कुछ और सामान ले लिया, तो उन एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व थे, तो इसलिए इनका नाम कटकरी जो है वो पड़ गया। कत्था ट्री के नाम पर इन ट्राइबल ग्रुप का नाम जो है वो पड़ा है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलती है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, टोटल 75 है हमारी कंट्री में, तो उनमें से एक जनजाति जो है वो ये कटकरी ट्राइब हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये जनरल चीज आप इनसे रिलेटेड याद रखिएगा थोड़ा सा, ये क्योंकि ऐसे ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये फलाना ट्राइबल ग्रुप कहाँ की है, स्पेशली लोकेशन वगैरह पूछ ली जाती है, और जनरल एक जानकारी आपको इनसे रिलेटेड होना जरूरी है। तो पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे आज। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
अब गाइस यहां पर इस न्यूज में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक प्रोटोकॉल हम लोग को देखने को मिलता आ रहा है 1972 से, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने का ये प्रोटोकॉल होता है, या फिर इन सिंपल ये एक एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है जो दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार को, आर्थिक गतिविधि को और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। तो अभी रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस जो है वो लाए गए हैं, कुछ और चीजें इसमें ऐड की गई हैं, जैसे कि जो वाटर रूट्स थे गाइस उसको पहले के समय पे 8 थे, उसको बढ़ाकर अब 10 कर दिया गया है। इन शॉर्ट, इन जनरल मैं आप लोग को बताता हूं कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो एक एग्रीमेंट हुआ था 1972 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहली बार। ये एग्रीमेंट कहता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और कनेक्टिविटी ये बना के रखेंगे वाटर रूट्स के थ्रू। जितने भी वाटर रूट्स हैं जो कनेक्ट करते हैं इंडिया और बांग्लादेश को, तो वो वाटर रूट जो है वो ओपन कर दिए गए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे कि वो ट्रेड हो सके और समय समय पर इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए गाइस 2015 में लास्ट टाइम जब इसको रिन्यू किया गया था तो उसमें एक प्रोविजन और ऐड कर दिया था जिसमें कहा था कि हर 5 सालों में ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा एग्रीमेंट। क्योंकि देखो क्या होता है कि काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे कि कुछ लोग एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग इंपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो इंडिया से बांग्लादेश मतलब जो भी यानी कि इस मतलब वाटर कनेक्टिविटी का जो ये रूट है, तो उसमें जो भी हम लोग को देखने को मिलता है, जो स्टीमर्स वगैरह जाते होंगे बांग्लादेश में, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होते होंगे कनेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। अब इस एग्रीमेंट को समय समय पर रिन्यू होना जरूरी है, तो काफी सारे लोग इस व्यापार में हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि यार कल को दोनों कंट्रीज के बीच में अगर ये एग्रीमेंट जो है वो स्पॉइल हो गए या फिर रिन्यू नहीं हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है कि उन जो भी ट्रेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे इस पर्पस के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच के, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, काफी घाटा हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि 2015 में जब इसको रिन्यू किया गया था तब इसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए और लॉन्ग टर्म अश्योरेंस, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो वेरियस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच के, तो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो इसके लिए इसको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इसको रिन्यू करने के लिए कहा गया था कि हर 5 सालों में ये ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज ये हम लोग को 2015 में देखने को मिली थी और अभी ये दोबारा से न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहां पर कुछ और वाटर रूट्स को जो है वो ऐड कर दिया गया है इस प्रोटोकॉल के अंदर या फिर इस एग्रीमेंट के अंदर। पहले 8 वाटर रूट्स थे, अब 10 वाटर रूट जो है वो कर दिए गए हैं, जिनमें से एक वाटर रूट को जो इंक्लूड किया गया है वो है सोनम मुरा और दाऊद कांडी स्ट्रेच, जो कि गुमती नदी में हम लोग को देखने को मिलता है। 93 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इन जनरल आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये न्यूज में था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस प्रकार का एक एग्रीमेंट है, इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट या प्रोटोकॉल हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बस एक चीज थी। अब देखो सीटी बीटी के बारे में क्वेश्चन है आप लोग के सामने। इस टॉपिक को मैं कई बार आप लोग को एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। वीडियो को पॉज करो और फटाक से मेरे एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की बात हो रही है। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी नाम से समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट के बैन वाली ट्रीटी है ये, कि कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो देखो गाइस, ये ट्रीटी जो है ये सभी प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन करती है। ठीक है, कंट्रीज के अंदर, कि कंट्री किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंडक्ट ना करे, किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्टिंग ना करे, वो सभी चीजों को ये बैन करती है, राइट। और ये किन कंट्रीज के लिए बनाई गई थी गाइस? तो जिन कंट्रीज ने नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, एनपीटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, तो जो भी कंट्रीज ने एनपीटी को साइन किया होगा सिर्फ उसी के लिए ये क्या एप्लीकेबल है? नहीं, ये सीटीबीटी के अंदर ये कोई ऐसा प्रोविजन या ऐसी चीज हम लोग को नहीं देखने को मिलती कि कोई भी कंट्रीज जिसने एनपीटी को साइन किया होगा वही, यानी कि जो भी कंट्री एनपीटी की सिग्नेटरी होगी वही सीटीबीटी को फॉलो करेगी, ऐसा नहीं है। सीटीबीटी सभी के लिए है और ये सीटीबीटी का मेजर मकसद ये है कि पूरे दुनिया भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पर भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करती है या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक्टिविटीज को बैन करती है। ठीक है, तो ये इसका मेजर चीज हम लोग को सीटीबीटी की देखने को मिलती है। यहां पर कोई एक ऐसी कंडीशन नहीं होती सिग्नेटरी को लेकर। ठीक है, ये चीज क्लियर रखो। इसके अलावा क्या इंडिया और पाकिस्तान ने इसको रिसेंटली ट्रीटी को साइन किया है? नहीं, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने सीटीबीटी को साइन नहीं किया। ये वाली चीज आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव। और ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते एक बैठक में डिस्कशन किया था कि इसने 1992 से 1992 से अभी तक कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं कंडक्ट करी है। तो ये सोच रहा है कि सीटीबीटी से हटने का फोकस कर रहा है कि सीटीबीटी को छोड़ दे ये, और अब ये न्यूक्लियर टेस्टिंग में इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना शुरू करे। तो ये एक बड़ी चेतावनी हम लोग को एक प्रकार की देखने को मिल रही है यूएसए की तरफ से।
और देखो अभी कंसर्न वाली बात यह है कि यूएसए की दुश्मनी आज की डेट में काफी सारी बड़ी बड़ी कंट्री से बढ़ गई है। जैसे कि कल की डेट में हम लोगों ने रशिया और यूएसए के बीच में जो मुश्किलें, जो प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, उसको हम लोग ने डिस्कस किया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। तो उससे पहले हम लोगों ने चाइना और यूएसए की भी बात करी है। दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पहले भी नहीं पसंद करती थी, चाहे वो रशिया हो चाहे वो चाइना हो, राइट। तो यूएसए दोनों ही कंट्रीज को पसंद नहीं करती थी, बट अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो इन दोनों के बीच में जो एग्रेशन है यूएसए का और जो कुछ कंट्रीज का, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि ईरान को भी अगर आप देख लो तो यूएसए और ईरान के बीच में भी एग्रेशन बढ़ते जा रहा है, रशिया और यूएसए के बीच में भी एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, चाइना के बीच से तो हाथ धो के बैठ गया यूएसए। तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और कंसर्न वाली बात यही है। और उस बीच अगर यूएसए ऐसी बात करता है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेगा तो ये तो और चिंता वाली बात हो जाती है। ये उस डायरेक्शन में बात कर रहा है कि भाई ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर सकता है किसी भी कंट्री में। बट देखो गाइस, मेजर मैं आप लोग को चीज बताता हूं जो आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी इंटरनेशनल रिलेशंस में, और स्पेशली जिन लोगों का ऑप्शनल होगा पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उन लोगों ने डिटरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, या फिर इन जनरल आप लोगों ने भी डिटरेंस पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा। इंटरनेशनल रिलेशन में एक डिटरेंस पॉलिसी आती है। डिटरेंस पॉलिसी कहती है कि कंट्रीज क्या करती हैं, समय समय पर अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको दिखाती हैं, समय समय पर बताती हैं कि हमारे पास इतने वेपन्स हैं, और या फिर समय समय पर एक बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट करती है, ड्रिल कंडक्ट करती है। ये बेसिकली दूसरी कंट्रीज को दिखाने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कि भाई हमसे पंगा मत लेना, नहीं तो हम उड़ा देंगे तुमको। सेम हो सकता है कि यूएसए डिटरेंस पॉलिसी के तहत ही न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्ट करे, दूसरी कंट्री को यह दिखाने के लिए कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर बम फेंक सकता हूं, तो इसलिए शांत रहना, चुप रहना, राइट। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें और भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि यूएसए प्रिपेयर कर रहा हो कि एक आदमी धमाका दिखाने के लिए पूरी दुनिया भर को कि भाई मुझसे पंगा मत लो, नहीं तो मैं उड़ा दूंगा, राइट। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं इंटरनेशनल। बट देखो हाँ, हम लोग जानते हैं कि किसी दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर कोई फेंकेगा नहीं, चाहे वो यूएस हो या चाहे कोई भी कंट्री हो, क्योंकि सबको पता है एक बार न्यूक्लियर का परिणाम जो है वो पूरी दुनिया देख चुकी है, तो उसका जो डेंजर इफेक्ट है, तो उससे सभी लोग जो है वो सभी लोगों को पता है कि कितना बुरा हो सकता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और आजकल काफी सारी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर पावर कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये ऐसा होने नहीं देंगे, यूएसए को इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने ही नहीं देंगे, राइट। तो ऐसी चीजें हो सकती है। बट अभी कुछ डिस्कशन इस प्रकार का चल रहा है इंटरनेशनली, तो इसलिए आप लोग को एक आइडिया जो है वो इससे रिलेटेड इन जनरल होना चाहिए। बाकी सीटीबीटी जो है उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़े तो बताया जा रहा है कि मिजोरम हमारी कंट्री की पहली स्टेट बन गई है जिसने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है, खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो देखिए गाइस, ये स्पेशली इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया है, स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर। ये देखिए आज की डेट में आप जान रहे हो कि एमएसएमई को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, काफी सारा ज्यादा जो यानी कि जो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या फिर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि वो जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन करें, उनको वेरियस फैसिलिटीज दी जा रही है। तो मिजोरम ने सोचा कि स्पोर्ट्स सेक्टर्स को बूस्ट किया जाए, इसलिए स्पोर्ट्स को अगर इंडस्ट्री में रख देंगे तो काफी ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि डिमांड जो है आज की डेट में बढ़ाई है सरकार ने। हमने बात करी थी आत्मनिर्भर भारत के बारे में, तो उसमें ये सब चीजें हमने देखी थी, है ना। तो टारगेट किया गया स्पोर्ट्स सेक्टर्स को बूस्ट करने के ऊपर, तो ये इसीलिए मिजोरम ने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का स्टेटस जो है वो दे दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को इन जनरल पता होनी चाहिए। तो देखो बताया जा रहा है कि फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग के अलावा काफी सारे इंडिजीनियस गेम्स हम लोग को मिजोरम के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्टिक फाइटिंग, छड़ी की लड़ाई, इसके अलावा इनसुक नावरा, रॉड पुशिंग ये है, और इसके अलावा कलचेट काल, ये रैली रेस हम लोग को देखने को मिलती है, बैम्बू को यूज करते हुए ये रेस जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा कॉक फाइटिंग हो गई, मुर्गों की लड़ाई वगैरह जो होती है, जिसको इन पथाई के नाम से जाना जाता है। तो ये बेसिकली इंडिजीनियस गेम्स हैं, ये स्वदेशी खेल हैं मिजोरम के अंदर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया आप लोग को स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में होना चाहिए, स्पेशली आप लोग से स्टेट सिविल सर्विसेज में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो गाइस, यहां पर बात हो रही है एंटार्क्टिक इंपल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना के बारे में। इसको ANITA कहा जाता है, इसको अनीता मत बोलिएगा, ANITA है ये। और ये एक रेडियो टेलीस्कोप हम लोग को देखने को मिलता है, कहां पर, एंटार्क्टिका के अंदर। एंटार्क्टिका जो साउथ पोल में आपको दिखाई देता है, ये वाली लोकेशन, यहां पर एक रेडियो टेलीस्कोप है कुछ इस प्रकार का ये दिखाई देता है। ये किस चीज को डिटेक्ट करता है, तो अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोस को ये डिटेक्ट करता है। और किसके द्वारा डिटेक्ट करता है, तो इसके साथ ही कनेक्टेड एक इस प्रकार का बड़ा सा बलून हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि आपने कई बार मेले वगैरह में देखा होगा,
या फिर कई सारे ऐसे जो होते हैं ना कि वो फायर बलून जो है वो उड़ते हैं, काफी सारे ऐसे एडवेंचर टूरिज्म होते हैं, तो वहां पे आपने देखा वो बड़े बड़े बलून बलून होते हैं ना, फायर बलून, जिसमें बैठ के लोग ऊपर जाते हैं, तो उसी के साइज इतना बड़ा एक इस प्रकार का बलून होता है, और ये बलून डिटेक्ट करता है अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे न्यूट्रिनोस को। इसमें और थोड़ी बात करें गाइस तो देखो, एनीटा ANITA ये जो है ये पहला नासा का ऑब्जर्वेटरी हम लोग को न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए देखने को मिलता है, और ANITA-1 पहली बार लॉन्च किया गया था 2006 और 2007 में, और ये 4 जो है वो 2016 में लॉन्च किया गया था। अब न्यूट्रिनोस क्या होता है, क्योंकि ये न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करता है, तो देखो गाइस काफी सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कि यूनिवर्स में हम लोग को देखने को मिलती है, बट वो धरती तक आते आते वो सब जो एनर्जीज होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज अगर मतलब यूनिवर्स से काफी दूर से जब ट्रैवल करती हुई आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काफी सारी एनर्जी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट न्यूट्रिनोस कुछ इस प्रकार के कण होते हैं, इस प्रकार के पार्टिकल होते हैं जो कि जैसी धरती में भी आते हैं तब भी उनकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी कि खत्म नहीं होती, वो फुल पावर में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होते हैं न्यूट्रिनोस। और ANITA क्या करता है, एस्क्रान इफेक्ट के जरिए न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करता है। एस्क्रान इफेक्ट क्या होता है, तो ये एक फिनोमेना होता है, ये उस चीज को डिटेक्ट करता है जो लाइट से भी ज्यादा तेज ट्रैवल कर रही होती है। अब कोई भी चीज जब लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल करती है तो उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए ये फिनोमेना एस्करन इफेक्ट का हम लोग को देखने को मिलता है। कोई भी पार्टिकल जो बहुत ही फास्ट होता है लाइट की वेलोसिटी से भी, राइट, और ये डेंस मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। डेंस मीडियम यानी कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इसको कहा जाता है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, आइस हो गया, मतलब ऐसे सॉलिड मटेरियल। जैसे अगर आप आइस बोलोगे तो आइस के अंदर भी कुछ चीज ऐसी ट्रैवल कर रही है इतनी तेजी से कि वो लाइट से भी ज्यादा तेज है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करने का ये एक फिनोमिना हम लोग को देखने को मिलता है जिसको एस्करन इफेक्ट कहा जाता है। और ये न्यूट्रिनोस को जो डिटेक्ट किया जाता है वो एस्करन इफेक्ट के थ्रू किया जाता है। तो अभी तक आपको मजा नहीं आया होगा, आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये कितना मतलब पढ़ना पड़ेगा यार, मतलब ये सब चीजें याद करनी पड़ेगी, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। बट मजे की बात यह है गाइस कि ये टॉपिक इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम लोग जब मूवीज में देखते हैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में, या जब सुनते हैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में कि यार मतलब आज की डेट में जो चल रहा है उससे काश हम लोग टाइम को पीछे ले आकर कुछ कर सकते थे, जैसे कुछ दुर्घटना हो जाती है लोगों के साथ, या फिर मान के चलो प्रिपरेशन के दौरान लोगों को लगता है यार काश मैंने पिछले साल अच्छे से पढ़ लिया होता तो फिर आज मैं एग्जाम अच्छे से लिख लेता या लिख लेती। तो टाइम ट्रेवल की हम लोग सोचते हैं कि यार काश पीछे चले जाता है टाइम में। तो देखो गाइस ये इस चीज पर पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी होती है वो अब काफी ज्यादा नजदीक आती जा रही है। वो आजकल साइंटिस्ट को काफी ज्यादा मतलब चीजें उससे रिलेटेड समझ में आ रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में बात करी थी। वो भी कुछ इसी प्रकार की चीज थी कि एक बहुत दूर का इलेक्ट्रॉन भी, मतलब यूनिवर्स में बिल्कुल फार अवे वाला, यूनिवर्स में बहुत ही दूर मान के चलो आप, कोई अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एक्टिविटी है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो यहां पर मौजूद अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा उसको अगर हम लोग छेड़ेंगे तो उसमें भी कुछ इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये दूर की चीज जो कि मतलब जिसकी स्पीड यानी कि जिसके हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि लाइट की स्पीड होती है तो लाइट की स्पीड से भी तेज वो ट्रैवल करके उसमें इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये चीज मना कर दी थी, उसने बोला था कि यार लाइट से ज्यादा तो कुछ तेज हो ही नहीं सकता, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये थ्योरी पूरी बेकार हो गई, राइट। बट आज की डेट में क्वांटम फिजिक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है और इस प्रकार की रिसर्च जो सामने आ रही है टेक्नोलॉजीज की या फिर नई नई चीजों की, यूनिवर्स में और भी क्या क्या नई नई चीजें, तो वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें पुख्ता हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हाँ यार ये सब चीजें होती हैं, राइट। जैसे कि पैरेलल वर्ल्ड होता है, टाइम ट्रैवलिंग होती है, क्योंकि कुछ चीज होती है उसी के लिए तो कुछ मूवीज वगैरह बन रही, क्योंकि लोगों ने, क्योंकि देखो कोई ना कोई जब तक आइडिया नहीं आएगा लोगों के दिमाग में, जब तक उसके ऊपर आगे चर्चा नहीं की जाएगी, राइट। यानी कि अगर किसी को बारे में कोई भी थोड़ा बहुत भी हिंट हो अगर किसी टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी चीज के बारे में, तभी उसके बारे में आगे और चर्चाएं होती हैं, राइट। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये टाइम ट्रैवलिंग की, पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है वो सही होती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि नासा की जो है ANITA है इसने इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया है अंटार्कटिका के अंदर, तो उससे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को ये प्रूफ मिल रहा है कि ये पैरेलल यूनिवर्स का प्रूफ है। टाइम ट्रैवलिंग टाइप की चीजें इससे जो है वो पता लग रही है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। तो बहुत बढ़िया नई नई चीज आ रही है। जैसे कि आजकल हम लोग एलियंस की थ्योरी देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार एलियंस, कुछ लोग बोलते हैं एलियंस होता है, कुछ लोग बोलते हैं एलियंस नहीं होते, बट कहीं ना कहीं ये वाली थ्योरी को भी रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि आप जानते हो एलियंस को हमने जब भी देखा है वो हाई टेक्नोलॉजी वाले एलियंस को ही देखा है कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो काफी हाई होती है, उनका स्पेस जो स्पेसशिप जो होता है या स्पेस क्राफ्ट आप जो भी बोल लो, तो वो जब आते हैं यहाँ पर तो उसके बारे में कोई भी हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाते उनको, और वो गायब भी हो जाते हैं एकदम से तुरंत, और उनकी स्पीड भी होती है लाइटनिंग फास्ट स्पीड में वो काम करते हैं।
तो ऐसी चीजें हमने अक्सर मूवीज में भी देखी और कई बार इवन न्यूज चैनल्स में भी ये सब चीजें बताई गई हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हुई, राइट। कई बार आपने ऐसी एक्टिविटीज देखी होंगी न्यूज चैनल में चली है बकायदा, मैं ऐसे फालतू वीडियोस की बात नहीं कर रहा कि कोई एक पार्टिकल वो बहुत भागता हुआ, यानी कि एक आदमी टाइप का दिखा, वो उड़ता हुआ नजर आ रहा था, घूम रहा था उड़ता हुआ। तो ऐसे न्यूज चैनल्स में भी ये सब चीजें आई थी कि यार, और उसके बारे में काफी सारे साइंटिस्ट ने ये भी बोला था कि हाँ यार ये सच हो सकता है, ये सही है ये, राइट। और एरिया मेरे ख्याल से एरिया 57 है या 51 है, मुझे नहीं पता अभी एकदम एग्जैक्टली पता नहीं, एक बार आप अभी याद नहीं आ रहा बेसिकली मुझे, तो आप एक बार सर्च करना, यूएसए के अंदर एक एरिया 51 है या 57 ऐसा कुछ है, मेरे ख्याल से शायद 51 ही है वो। तो एरिया 51 पर भी बहुत सारे रहस्यमयी चीजों जो है, मिस्टीरियस चीजों के ऊपर काम चल रहा होता है वहां पर, और कहते ये भी है कि वहां पर शायद यूएसए जो है वो एलियंस, यानी कि यूएसए के साइंटिस्ट वगैरह जो है वो एलियंस के साथ उनका कुछ लिंक है, ऐसी चीजें बताई जाती है, बट आई डोंट नो कि कितना सच है कितना नहीं है। बट हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये सब चीजें जब आ रही है आजकल, नई नई रिसर्च जब सामने आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज सही हो रही है कि वाकई में दुनिया में ये सब चीजें हैं, टाइम ट्रैवलिंग और ये सब चीजें हैं, राइट। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक। तो चलो एनीवेज, बस आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका प्रूफ अभी मिला है पैरेलल यूनिवर्स का, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि अभी प्रूफ मिला है साइंटिस्ट को पैरेलल यूनिवर्स का, ये किसके तहत मिला है, तो एंटार्क्टिका के अंदर हम लोग को ANITA देखने को मिलता है। तो उसने कुछ ऐसे पार्टिकल्स डिटेक्ट किए हैं जिससे साइंटिस्ट को लग रहा है कि हाँ ये पैरेलल यूनिवर्स के प्रूफ जैसा ही है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी एक जनरल इससे रिलेटेड आइडिया होना जरूरी है। अब देखिएगा, इस वेस्टर्न घाट में कुछ नए प्लांट की स्पीसीज पाई गई हैं, और वेस्टर्न घाट के सदर्न एंड में ये हम लोग को देखने को मिली है, ये वाले एरिया में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जैसे कि वेस्टर्न घाट है वो 3 एरियाज में डिवाइडेड किया हुआ है, जैसे कि नदर्न वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट और सदर्न वेस्टर्न घाट। तो आप मुझे बताइए कि नदर्न वेस्टर्न घाट में कौन सी स्टेट्स आती हैं, सेंट्रल में कौन सी स्टेट्स आती हैं, और वेस्टर्न में सदर्न में कौन सी स्टेट आती हैं। तो इसके बारे में आप जरा थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अक्सर आप हम लोग देख ही रहेंगे काफी समय से वेस्टर्न घाट्स न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि केरला और तमिलनाडु के अंदर मतलब कुछ नई स्पीसीज जो है वो प्लांट्स की पाई गई हैं, जैसे कि यूजीनिया स्पेरियो कार्पा, ये एक प्लांट की स्पीसीज है। ये बेसिकली रोज एप्पल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर मार्टेकी ऐसे करके इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन आप एक बार देख लेना। तो ये रोज एप्पल फैमिली से बिलोंग करते हैं। काक्याम एरिया जो है मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो कि केरला के अंदर है, वहां पर ये पाए गए हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो याद रखिएगा केरला के अंदर है। और ये जो स्पीसीज पाए गए हैं ये 800 मीटर की हाइट पर पाए गए हैं। इन स्पीसीज का कलर जो है वो लेमन येलो कलर इन स्पीसीज का हम लोग को देखने को मिल रहा है, और थोड़े से गोल्ड टाइप के हैं ये फ्रूट्स, और इनका टेस्ट काफी अच्छा है जो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी स्पीसीज पाई गई है वो है गोनियो थैलेमस सेरिसियस, और ये बेसिकली कस्टर्ड एप्पल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एनोनैकियाई की। और कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु के अंदर है वहां पर ये पाए गए हैं। तो ये देखो, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में। क्योंकि ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसको आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क कहां पर है। तो जो भी न्यूज में ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क आते आ रहे हैं उसको एक जगह पर नोट डाउन करते चलो। इसके अलावा 1400 मीटर की हाइट पर ये पाए गए हैं। ग्रीनिश येलो कलर के हैं ये, थोड़ा सा बीच कलर भी इनकी पत्तियों में हम लोग को पेटल्स में देखने को मिलता है, बीच कलर जो कार के अंदर होता है ना, बीच कलर वैसे ही। इसके अलावा इनकी खुशबू भी काफी अच्छी है, और कहा जाता है कि इनका जो फ्रूट है वो गोल्डन येलो कलर का हम लोग को देखने को मिलता है, और इसके अंदर हम लोग को थोड़ा सिल्की हेयर टाइप का प्रेजेंस भी इसके पेटल में नजर आता है, ठीक है। तो ये एक स्पीसीज पाई गई। इसके अलावा मेमे सेलॉन नर्वोसम, तो ये एक और स्पीसीज है, ये कायम्बो या फिर कासुवा, इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है कायम्बो या फिर कासुला, और बाकी इस स्पीसीज का नाम साइंटिफिक नेम है इस प्रकार का है, ठीक है। और ये कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग को देखने को मिली है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। अब अगेन ये दूसरी स्पीसीज कन्याकुमारी में पाई गई है। इसके अलावा 700 से 900 मीटर की हाइट पर ये हम लोग को देखने को मिलती है वाली स्पीसीज, और पर्पल ब्लू कलर के इसके फ्लावर्स हैं। और इसके अगर हम लोग बात करें कि जब ये सड़ जाता है यानी कि मुरझा जाता है, तब ये थोड़े से लाल कलर के हो जाते हैं, पर्पलिश रेड कलर के हम लोग को देखने को मिलते हैं इसके फ्रूट। और कहा जाता है कि इसके अंदर इनकी जो लीव्स वगैरह हैं उसमें हम लोग को कुछ लाइनें देखने को मिलती है, लेटरल लाइन होती है या फिर इंट्रा मार्जिनल टाइप की लाइन होती है उनकी वेन्स वगैरह में। और लोअर सरफेस जो होता है लैमिना का, यानी कि फूल का जो लोअर सरफेस होता है, वहां पर ये इस प्रकार की लाइंस जो है वो नजर आती है। तो ऐसे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह बताई गई है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है गाइस, ये वाली बात तो हो गई है, जो स्पीसीज हम लोग को नई देखने को मिली है वेस्टर्न घाट्स में, तो उनके बारे में बात हुई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसमें हम लोग बात करेंगे सिकाड़ा के बारे में। इसको सीसाडस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हिंदी में सिकाड़ा कहा जाता है। ये इंसेक्ट होता है एक प्रकार का, और एक कीड़ा है ये, और ज्यादातर ये जमीन के नीचे रहता है अपनी, मतलब काफी ज्यादा इसकी लाइफ जो होती है वो जमीन के नीचे बीतती है, अंडरग्राउंड
बीतती है। और ये सिर्फ सॉइल के बाहर, मिट्टी के बाहर सिर्फ मेटिंग करने के लिए आता है। और इनके जो मेल्स होते हैं वो गाना गाकर, सिंगिंग करके फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। और इनकी एक फीमेल जो होती है वो 400 से ज्यादा अंडे दे देती है और 40 से 50 डिफरेंट साइट्स में जाकर ये अंडे दे सकती है। इन कीड़ों की लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 2 से 4 हफ्तों का इनका लाइफ स्पैन होता है इन कीड़ों का। और हर 13 या फिर 17 सालों में ये एक साथ बाहर निकल के आते हैं, मेटिंग करते हैं और मर जाते हैं। तो ये चीज इनकी कीड़ों की कुछ खासियत हम लोग को देखने को मिलती है। और ये कीड़े अभी न्यूज में इसलिए आए हैं गाइस क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बताया जा रहा है कि 2020 या फिर 2021 में एक मेजर आउटब्रेक इन कीड़ों का नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि मैंने आपको बताया ना, हर 13 या फिर 17 साल में एक साथ सभी कीड़े इनके बाहर निकलते हैं और मेटिंग करते हैं और मर जाते हैं। जब ये एक साथ बाहर निकलेंगे तो एक मेजर आउटब्रेक हम लोग को इन कीड़ों का यूएसए में नजर आएगा। अब कीड़े बाहर निकल रहे हैं तो उससे परेशानी क्या है? तो देखो गाइस, जब ये मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये संभोग करने के लिए, मीटिंग करने के लिए और मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं मादाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ये एक साथ जब एक साथ निकलेंगे बाहर और सिंगिंग करेंगे तो इनका साउंड इतना ज्यादा होता है कि ईयर्स को प्रॉब्लम दे सकता है। 100 डेसिबल तक इनका साउंड जो है वो पहुंच जाएगा। जैसे कि मान के चलो आप यहां पर देखो 120 डेसिबल में इंसान के कानों में पेन होने लगता है, यानी कि पेन वाला लेवल जो है वो पहुंचने लगता है। तो इतनी बुरी स्थिति यहां पर हो सकती है। तो ये एक कंसर्न है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा न्यूज में था, तो उसके बारे में, इस कीड़े के बारे में थोड़ी बहुत जनरल चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो इस कीड़े के कैरेक्टरिस्टिक इतने खतरनाक है कि वो इंसान के कान को खराब कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इस कीड़े के बारे में डिटेल में बताया, क्योंकि ऐसी चीजें जो इंटरेस्टिंग टाइप की होती है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें अगर आपसे पूछा है कि शाही लीची कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा मुजफ्फरनगर में। शाही लीची को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया हुआ है, मुजफ्फरनगर में ये हम लोग को देखने को मिलती है। और भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर हम लोग को जरदालू जरदालू आम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो पाए जाते हैं। ये दोनों को ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ऑलरेडी मिल चुका है। और अभी ये दोनों ही फल जो है वो न्यूज में इसलिए थे क्योंकि बिहार पोस्टल सर्कल, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है बिहार का, उन्होंने शुरू किया है लोगों के घरों तक ये शाही लीची और जरदालू आम पहुंचाने का, यानी कि ये काम कर रहे हैं कि लोगों के घर घर तक, डोर स्टेप तक ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाएं। तो ये चीज हम लोग को न्यूज में देखने को मिली। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली आपसे ये वाली चीज पूछी जाएगी कि ये फलाना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाला जो प्रोडक्ट है वो किस एरिया का है, तो याद रखिएगा बिहार का है। अब देखो, मैंने कुछ दिनों पहले आप लोग को लीची फ्रूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था। जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ किस किस को याद है कि लीची फ्रूट से कौन सी डिजीज होती है। बिहार के अंदर काफी सारे, स्पेशली मुजफ्फरनगर में जहां पर ये देखो शाही लीची पाई जाती है, यहां पर काफी सारे बच्चों की मौत हो गई थी। तो किस डिजीज के कारण मौत हुई थी उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। काफी डिटेल में मैंने आप लोग को उसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो, एडिनो वायरस कोविड-19 वैक्सीन की बात हो रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए एक वैक्सीन अच्छा काम कर रही है, राइट। और ये वैक्सीन एडिनो वायरस की है। एडिनो वायरस बेसिकली जो नॉर्मल जो सर्दी होती है ना, तो उसके एक वायरस होते हैं और काफी वीक होते हैं। वीक कॉमन कोल्ड वायरस ही हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि आसानी से सही हो जाते हैं कि कुछ दिनों तक अगर हम लोग कुछ ले भी ना दवाई वगैरह तो भी ठीक हो जाता है। बट कहा जा रहा है कि अगर इस वैक्सीन का उपयोग कोरोना वायरस के पेशेंट में किया जाएगा तो उसको काफी राहत मिलेगी, उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब यानी कि पहले से अगर दे दिया जाए किसी व्यक्ति को और जब उसको कोरोना वायरस होगा तब उसको वो इम्यून हो जाएगा कोरोना वायरस से। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है वो काम करती है ये वाली वैक्सीन। और इसका फेज 1 का ट्रायल जो है वो काफी अच्छा हुआ है, काफी सेफ हुआ है। और इसके फेज 2 के ट्रायल भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए एक जनरल आप याद रखो, एडिनो वायरस अगर क्वेश्चन आता है एडिनो वायरस क्या है, तो देखो कॉमन कोल्ड जो होता है, जो नॉर्मल जो सर्दी होती है, तो उसका ये वायरस होता है और काफी वीक वायरस होता है ये। ठीक है, और इसकी वैक्सीन अभी बनाई गई है और ये मतलब बता रहे हैं कि कोरोना वायरस, एक इंसान को अगर ये वैक्सीन लग जाएगी तो उस इंसान की बॉडी जो है वो इम्यून हो जाएगी कोरोना वायरस से कई हद तक। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो इस पर अभी भी और रिसर्च वगैरह चल रही है। बाकी एक जनरल चीज आप याद रखो इसके बारे में। ठीक है, और बस आज के लिए इतने ही टॉपिक्स थे गाइस। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल है तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। रुकिए, कहीं जाइएगा नहीं। कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए अच्छे से, मैंने पहले भी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ा चुका हूं BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। हालांकि मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अगर आप लोगों ने पहले मेरे उस लेक्चर को नहीं देखा होगा, वो लेक्चर काफी पुराना है, वो 2019 का लेक्चर है एक्चुअल में। आप देख सकते हो कि ये वाला लेक्चर जो है वो 26 मार्च 2019 को मैंने पढ़ाया था। और अभी दोबारा से मैं इस लेक्चर को, यानी कि ये वाली जो क्लिप है जिसमें मैंने ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझाया है, तो उसको दोबारा से भी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूं। तो वो आप अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे।
ठीक है, अगर आप वो वाला लेक्चर देख लेते हो तो वो जरूर देख लेना। अगर आपके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर है तो नोट्स बना के रखो, और हैंड रिटन नोट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये कुछ नोटिस है आप लोगों के लिए, इस होमवर्क को करने से पहले ये नोटिस जरूर पढ़ लीजिएगा। और रही बात इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। एंड पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और ये हमारे कुछ टेलीग्राम के एप्लीकेशन के यूजर नेम है, यानी कि आप टेलीग्राम के एप्लीकेशन पे जाकर इस यूजर नेम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।